पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य क्यों है, कार्य क्यों है, इस लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित टॉपिक देखेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुस्तक जो होता है उसमें जो भी क्लास या विषय निहित होता है, किसी पुस्तक में जो विषय निहित होता है या योग्य है, आसानी से समझने लायक बात की जिस विषय से संबंधित पुस्तक है, जिस विषय पर पुस्तक है उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर एक क्लास नंबर प्रदान किया जाता है ताकि पुस्तक को, पुस्तकालय संग्रह को क्लास में विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके और उसे संबंधित रैक पर एक जगह व्यवस्थापित किया जा सके या उसे सहायक क्रम में हेल्पफुल सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जा सके। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना विशेष योगदान है क्योंकि इससे पुस्तकों को ढूंढ निकालना या समूहों में रखना मुश्किल है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं तो कैसे ढूंढिएगा, कैसे उसको ग्रुप में रखिएगा? तो वह आधार ही क्लासिफिकेशन है, इसके बिना नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पुस्तकालय प्रलेख जो होते हैं इसको समान गुण या भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। समान गुण भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। जो समान गुण वाला है वो एक जगह होगा, अगर कोई भिन्न है किसी से तो वो अलग जगह पर व्यवस्थित होगा। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है। जैसे काटालोगस का हम लोगों ने देखा था कि वो ग्रीक भाषा के काटालोगोस शब्द से हुई थी, तो वही क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है। इस शब्द का प्रयोग रोम में किया जाता था संपत्ति एवं महत्व के आधार पर किसी वस्तु को पृथक पृथक भागों में बांटने के लिए। संपत्ति के आधार पर जैसे अमीर गरीब इस तरह के संपत्ति के आधार पर या अन्य किसी आधार पर बांटने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था, मतलब क्लासिस शब्द प्रयोग किया जाता था रोम में। सेयर्स महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए वर्गीकरण की परिभाषा दिया है, उसको देखिए। सेयर्स महोदय जो वर्गीकरण की परिभाषा जो दिया है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उसकी विशेषता पहचानने, उसको वर्ग बनाने तथा वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक क्रिया है। मतलब वही चीजें आती है कि वर्गीकरण क्या है, किसी वस्तु को विशेषता उसका पहचान के उसको हम अलग अलग ग्रुप में कैसे बांट सके, कैसे भिन्न कर सके। वही मार्गरेट बन ने बोला है कि वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। किसी वस्तु को समान गुण वाले को एक जगह रखना, जो गुण जिनका समान नहीं उसको अलग रखना, यही वर्गीकरण है। एस.आर. रंगनाथन ने जो परिभाषा दिया है वो एकदम से सटीक है और हर जगह आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी कि कृत्रिम भाषा में अनुवाद ये शब्द हमेशा आएगा। तो रंगनाथन महोदय ने जो कहा है पुस्तक के विशिष्ट विषय, मतलब कोई बुक है जो डॉक्यूमेंट है उसका जो विषय है, उसका जो विशिष्ट विषय मतलब जो उसमें निहित विषय है के नाम को
मान लीजिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। अब कृत्रिम भाषा में मान के चलिए कि हम लोग डीडीसी से, डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस पुस्तक में विशिष्ट विषय, मान के चलिए वह विषय पॉलिटिकल साइंस विषय की पुस्तक है, पुस्तक का विशिष्ट विषय जो है, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का विषय है, पॉलिटिकल साइंस की विषय हुआ पुस्तक का विषय क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर विषय है तो इसको हम लोग डीडीसी से अनुवाद करेंगे, कृत्रिम भाषा में अनुवाद क्या होगा, 3, 2, 0। यह जो नंबर दिया जाएगा डीडीसी से, क्लास नंबर जो बनाएंगे, यह पॉलिटिकल साइंस का अनुवाद होगा। जैसे आम हिंदी वर्ड है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद मैंगो होगा, तो वह एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद हुआ। यहाँ पर विषय का है कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना हुआ, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का 320 हो जाएगा, कॉमर्स एजुकेशन का है तो 370 हो जाएगा, इसी तरह की चीजें, फिलॉसफी है तो 100 हो जाएगा। इस तरह कृत्रिम वास्तव में वर्गीकरण जो है पुस्तक के विषय का अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है। अधिमान्य कृत्रिम भाषा मतलब अपने मन से कुछ भी आप नहीं दे दीजिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए 320 होगा तो 320 ही होगा, 320 ही होगा, 340, 50, 800 ऐसे कुछ नहीं दे सकते। जो डीडीसी में जो प्रावधान किया गया हमको उसके अनुसार ही चलना होगा। सेल्स महोदय ने परिभाषित करते हुए कहा है वर्गीकरण को, पुस्तक को शेल्फ पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। पुस्तकों को शेल्फ पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। मतलब कि शेल्फ पर जो हम लोग पुस्तक अरेंज करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं, वह सहायक क्रम में करते हैं। यह नहीं कि फिजिक्स के बगल में केमिस्ट्री है तो हमारी मर्जी होगी तो फिजिक्स के बगल में हिस्ट्री ला दिए और केमिस्ट्री के बगल में ज्योग्राफी ला दिए। नहीं, सहायक क्रम में मतलब सब्जेक्ट जो पाठक आता है लाइब्रेरी में वह किस तरह से दोबारा उसको सर्च कर सके, किस तरह से उसे दोबारा खोज सके। अगर एक पुस्तक एक विषय तक पाठक गया है तो पुनः सहायक क्रम का अर्थ हो गया कि हो सकता है फिजिक्स के बाद वह केमिस्ट्री पढ़ना चाहे। इस तरह से सहायक क्रम से व्यवस्थित करने की क्रिया है। कटर साहब ने कहा पुस्तकालय वर्गीकरण परिवर्तित अथवा समान विषयों पर रचित पुस्तकों को एकत्रित करने का कार्य। कुल मिला के 2 शब्द वर्गीकरण से संबंधित इतने परिभाषा से आता है। एक कि जो पुस्तक का जो विषय है उसका कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। दूसरा कि पुस्तक जो है उसमें विभिन्नता या समानता के आधार पे मान के चलिए समान विषय या अलग अलग विषय वाले को, समान विषय वाले को एक जगह लाया जा सके और जो अलग भिन्न विषय है उसको अलग किया जा सके। यही कार्य पुस्तकालय में वर्गीकरण है। आवश्यकता एवं महत्व, पुस्तकों की असीमित संख्या, बहुत सारी संख्या में पुस्तक आ रही है और लाइब्रेरी में बहुत सारी मात्रा में बहुत तरह की पुस्तकें आती रहती है और वह कई भाषाओं में भी होता है, कई विषयों का होता है। तो इस आधार पर जो पुस्तक जो है वह उसकी संख्या दिनों दिन असीमित होते जा रही है। उससे निपटने के लिए वर्गीकरण आवश्यक
आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे बुक में कैसे कोई पाठक पुस्तक तक पहुंचेगा। अगर उसको एक जगह रैक पे क्लास नंबर दे कि नहीं उसको रैक दिया गया है तो ढूंढते रह जाएगा, उसको कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, विषय की जटिलता। कई पुस्तक है और कई नए नए विषय आ रहे हैं। कई ऐसा पुस्तक है जो नाम से कुछ लग रहा है 1947 है, हो सकता है किसी को लगे कि हिस्ट्री की बुक है, हो सकता है वो नॉवेल हो। तो ये इस तरह का रोज नए नए विषय भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे जटिलता उत्पन्न हो रही है। अगर वर्गीकार सही रैक पे वर्गीकरण करके अलग अलग जगहों पर अगर भेज देता है, उस पुस्तक को सहायक क्रम में व्यवस्थित कर देता है, तो इससे पाठकों को विषय की जटिलता के बावजूद भी उसको आसानी से वहां तक पहुंच सकता है। पुस्तकालयों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय का जो प्राथमिक उद्देश्य है पुस्तक संग्रह करना, उसको व्यवस्थापन करना, ताकि पाठकों को उसकी उपयुक्त पुस्तक मुहैया कराई जा सके। यह प्राथमिक उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है वर्गीकरण, क्योंकि पुस्तक जो पाठक आएगा लाइब्रेरी में बोलेगा हमें फला पुस्तक चाहिए, अमुक पुस्तक चाहिए, और आपने वर्गीकरण करके नहीं रखा है तो 50,000 लाख पुस्तकों में कैसे कोई ढूंढ सकता है। उसको ढूंढते ढूंढते पूरा समय कट जाएगा। जो पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य है, पाठक को जब जिस पुस्तक के जो उद्देश्य है कि उसको जो सूचना चाहिए हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो पुस्तकालय का उद्देश्य वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए पुस्तकालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। पुस्तक के उपयोग में वृद्धि के लिए हो सकता है किसी पाठक को एक पुस्तक चाहिए, हो सकता है किसी तरह से वो ढूंढ भी ले, लेकिन अगर वर्गीकरण करके एक ही रैक पे, अगर हिंदी नोवेल एक ही रैक पे सारी है, प्रेमचंद की किसी को एक पुस्तक चाहिए तो वहां जाने के उसको 10 पुस्तक नजर आ जाएगी, उसमें हो सकता है 2-3-4 पुस्तक वो ले ले पढ़ने के लिए। इससे पुस्तक का उपयोग बढ़ेगा, पुस्तक के उपयोग में वृद्धि होगी। सहायक क्रम में विन्यास हेतु बिना वर्गीकरण के सहायक क्रम में हेल्पफुल सीक्वेंस में पुस्तक को रखा ही नहीं जा सकता, असंभव है। और समय की बचत करना, ये सिंपल बात है। अगर वर्गीकरण करके पॉलिटिकल साइंस की सारी पुस्तक को अगर एक जगह रैक पे रख दिया गया है, तो जब पाठक चाहेगा तो वहां पर जाके वह ले सकता है। ये किसी पाठक को कोई पुस्तक चाहिए और वह पुस्तक वर्गीकरण नहीं किया गया, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, तो पुस्तक की ढेर में 50,000 लाखों पुस्तक के ढेर में किस प्रकार से ढूंढेगा। तो उस समय की बचत, दिन भर ढूंढते रह जाएगा, पूरे दिन में ढूंढ के एक पुस्तक निकाल लेगा, कितना समय बर्बाद होगा। तो अल्टीमेटली 5 लॉ में से जो लॉ है, एक चौथा सूत्र जो है पाठक का समय बचाना है, पाठक के समय की बचत भी वर्गीकरण द्वारा ही संभव है। यह वर्गीकरण के हम लोग उद्देश्य को देखें। अब हम लोग देखते हैं नोटेशनल सिस्टम। वर्गीकरण जो किया जाता है उसमें नोटेशनल सिस्टम, जो अंकन पद्धति, वह किस प्रकार से होता है। हम लोग नोटेशन देखें, क्योंकि वर्गीकरण में जो हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस का 320 कृत्रिम भाषा में अनुवाद किए 320, तो वह 320 जो हुआ वह अंकर हुआ। अगर कोलन क्लासिफिकेशन से हम लोग करते हैं, लॉ की पुस्तक जेड में है अगर, तो जेड जो हो गया वह अंकन सिस्टम प्रणाली हो गया। तो वर्गीकरण में अंकन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अंकन पद्धति से तात्पर्य वैसी संख्या या चिन्हों से है जिसका उपयोग वर्गीकरण प्रणालियों में किया जाता है। हमने वही बताया, इस डीडीसी में
320 मतलब इंडो अरेबिक वर्ड यूज किया है। सीसी में मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया है, अल्फाबेट कैपिटल, अल्फाबेट स्मॉल, इंडो अरेबिक, इस तरह सबको मिक्स करके किया गया है। तो जिन जिन चिन्हों का प्रयोग वर्गीकरण प्रणाली में किया गया है उस चिन्ह के प्रयोग को नोटेशनल सिस्टम कहा जाता है। अंकन चिन्ह या संकेत है जिसका प्रयोग किसी खास प्रयोजन के लिए होता है। मतलब ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग किसी ना किसी खास प्रयोजन के लिए हो रहा है। जैसे अंकन अगर 320 है तो उसका पॉलिटिकल साइंस के लिए हो रहा है। अगर 320 की जगह 370 कर दिया जाए तो उस अंकन का प्रयोग जो होगा वह एजुकेशन के लिए हो रहा है। तो मतलब किसी खास प्रणाली, खास अंक वर्गीकरण का एक तो उसके लिए प्रयोग भी किया जाता है किसी खास विषय के लिए, किसी खास इंगित करने के लिए, किसी खास चीज के लिए कि इस चीज के लिए, जैसे अंकन का प्रयोग रोमन ग्रीक लेटर का प्रयोग जो किया गया है डेल्टा का सीसी में, स्पिरिचुअलिज्म को डेल्टा से डेल्टा अंकन देके प्रयोग किया गया है। तो उस डेल्टा का अर्थ यहाँ पर सीसी में क्या हो जाता है, स्पिरिचुअलिज्म। तो दूसरा, पुस्तकालय विज्ञान में अंकन जो है वर्गीकरण का आधार, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्गीकरण का आधार किसे माना जाता है, तो अंकन को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। वही रिचर्डसन का बहुत ही फेमस एक परिभाषा है, बहुत छोटा सा परिभाषा है और एग्जाम में से काफी क्वेश्चन आते हैं। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। अंकन एक संक्षिप्त शब्द है। तो अंग्रेजी में इसको नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, रिचर्डसन द्वारा ये कहा गया था। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन किसके द्वारा कहा गया था, रिचर्डसन द्वारा कहा गया था। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। मार्गरेट मन ने वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। मतलब वर्गीकरण नहीं, यहाँ अंकन होना चाहिए। अंकन मार्गरेट मन ने अंकन को इस प्रकार परिभाषित किया है, वर्गीकरण के लिए निर्दिष्ट चिन्हों का अंकन कहा जाता है। मतलब वर्गीकरण के लिए कहने का अर्थ यह है कि वर्गीकरण के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकरण के लिए क्लास नंबर बनाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अंकन। अंकन दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध और मिश्रित। तो शुद्ध अंकन वैसा अंकन पद्धति जो वर्गीकरण प्रणालियों में जो उपयोग किया गया है जिसमें किसी एक ही वर्ग के, एक ही जाति के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे 0 से लेके 9 तक अगर इंडो अरेबिक वर्ड यूज किया गया है सिर्फ उसी का यूज किया गया है। ए से जेड तक कैपिटल अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है, सिर्फ उसी का प्रयोग किया गया है। ए से जेड तक स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है, सिर्फ उसी का प्रयोग किया गया है। इस तरह का प्रयोग किया गया है तो वह मिक्स नोटेशन नहीं, वह प्योर नोटेशन होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के अंकन का प्रयोग किया गया है। तो प्योर जो है, शुद्ध अंकन जो हुआ उसमें किसी एक ही तरह के अंकन का प्रयोग किया गया है। जैसे 0 से लेके
जैसे देखिए जीरो से लेके 9 तक या ए से जेड कैपिटल में है, तो डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछता है, अगर कभी पूछ देगा कि निम्न में से किसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन दे देगा सीसी, डीडीसी, यूडीसी, इनमें से कोई, तो डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। मिश्रित अंकन उसका जस्ट उल्टा, कि अगर किसी में विभिन्न जैसे ए से जेड तक, ए कैपिटल में, स्मॉल में, इंडो अरबिक, कुछ चिन्ह वगैरह सबका प्रयोग अगर कर दिया गया है मिक्स करके, तो वो मिश्रित अंकन कहलाता है। और सीसी में मतलब कोलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग हुआ, वहीं सीसी कोलन क्लासिफिकेशन सीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। यूडीसी में भी मिश्रित अंकन का ही प्रयोग किया गया है, मिश्रित अंकन का ही प्रयोग किया गया है। यूडीसी, डीडीसी में किसका प्रयोग किया गया है? डीडीसी में प्रयोग किया गया है प्योर नोटेशन का, शुद्ध अंकन का। वहीं सीसी में प्रयोग किया गया है मिक्स नोटेशन का, मिश्रित अंकन का। यूडीसी में भी प्रयोग किया गया है मिक्स्ड नोटेशन का। अच्छे अंकन में क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छे अंकन के क्या क्या गुण होने चाहिए, हम लोग उसको देखते हैं। क्या क्या गुण एक अंकन का होता है? सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, उसको पढ़ने में लिखने में आसानी होनी चाहिए, क्रम निर्धारित करने वाला होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ताकि लोगों को पता चल जाए कि 300 के बाद 400 है, लोगों को पता चल जाए कि 320 में पॉलिटिकल साइंस है तो 330 में भी सोशल साइंस का ही कोई होगा। तो क्रम निर्धारित ABCD से लेके जेड तक सबको पता है ABC, C के बाद D ही होगा। तो अगर क्रम निर्धारित करने वाला अंकन है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबको उससे आसानी होती है। छोटा होना चाहिए अंकन, छोटा होना चाहिए, जितना छोटा लिखा जा सके अंकन। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की जगह में कृत्रिम भाषा में भी हम पॉलिटिकल साइंस जैसा ही बड़ा लिख दे तो नहीं, उसको छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्मरणशील गुण होना चाहिए, यानी नेमोनिक्स का गुण होना चाहिए, उसको याद करने में आसानी हो। ग्राह्यशीलता हॉस्पिटैलिटी जो होता है, ग्राह्यशीलता का अर्थ होता है कि जब 2 अंक निर्धारित कर दिया जाता है 2 विषय के लिए, नवीन विषय जब आ जाए, कोई भी नवीन विषय उत्पन्न होता है जो पुराने विषय के पास जगह खोजता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो यह साइंस में ही इसको डालना है, तो ऐसा अंकन होना चाहिए कि वह बीच में उसको समावेश कर ले। जैसे 1 2 के बीच में 1.2 1.1 1.2 1.3 से लेके 1.9 तक, उसमें यह क्षमता है 1 और 2 के बीच कि और 10 डिजिट को बीच में एडजस्ट कर ले। आपस में जुड़ने की क्षमता, नोटेशन अगर आपस में जुड़ सकता है, ऐसा हो कि जुड़ने में अटपटा ना लगे, तो वह अंकन अच्छा माना जाता है। तो यह अंकन प्रणाली जो वर्गीकरण का आधार होता है, उससे संबंधित हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण जो होता है, जिस अंक का प्रयोग किया था वह अंकन कहलाता है। और प्रायः वर्गीकरण पद्धतियों में 2 तरह के अंकन का प्रयोग किया गया है, प्योर नोटेशन और मिक्स्ड नोटेशन। जैसे डीडीसी में प्योर नोटेशन का प्रयोग किया गया है, वहीं सीसी और यूडीसी में मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया गया है।